जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम के लिए एडुटोरिया के द्वारा तैयार किया गया खाकी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 को। हमने 1 से लेकर के 7 तक के टेस्ट को काफ़ी अच्छे से करा रखा है। यह हमारा टेस्ट नंबर 8 होगा। आइए दोस्तों चलते हैं, इसके सारे प्रश्न को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि इसमें 1 से लेकर के 100 में आपका कितना नंबर रहा। दोस्तों आगामी आने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए यह टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया बना है। ठीक है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका एक अपना खुद का बैंक भी है जिसका स्थापना 2014 में हुआ था। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध किससे है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 4 एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में किया गया है। इसमें जीत किसकी हुई है? तो भारत जीता है। किसे हरा करके जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पद पर। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4 रामसर साइट को वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित कितना रहा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3% रहा। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उसके साथ अंतरिक्ष में फंसा था वह कौन थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच विलमोर। कौन? तो विच विलमोर। फिर से देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उसके साथ अंतरिक्ष में फंसा था वह कौन था। तो विच विलमोर था। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 18वीं
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में। यह इसका क्रम है वन एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा पर्वत व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर से देखिए, हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड को। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लग रहा है ना आपको कि कानूनी व्यक्ति का दर्जा किस देश के द्वारा दिया गया है पर्वत को, तो न्यूजीलैंड को के द्वारा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोवेतो सुबियांतो। कौन? तो प्रोवो सुबियांतो। यह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यह आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। और पहले जो हुए थे गणतंत्र दिवस, उस पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, किस देश के थे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 2025 में। और वैसे 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को? 139 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसमें 7 को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 को पद्म भूषण दिया गया है और 113 को पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल 2025 को। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन किलर लॉन्च किया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन किलर जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई प्रकार के ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन बुच। ठीक है, ये सब ऑपरेशन टिक्का, ये सब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये सब जम्मू कश्मीर में ही ऑपरेशन चलाया गया है। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, यानी क्या ज़रूरी नहीं है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि MLA का पूर्ण विस्तार क्या है। ठीक है, यानी कि MLA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि MLA का फुल फॉर्म होता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है MLA का फुल फॉर्म। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सही व्यवस्था को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि समानता का अधिकार। ठीक है, यह आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक दिया गया है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 23 तक, आर्टिकल 22 तक दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले किसका? तो सबसे पहले समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक दिया गया है। फिर स्वतंत्रता का आर्टिकल
19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक दिया गया। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक दिया गया। उसके बाद फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो एकदम ये व्यवस्थित रूप में हमने इसे सजा दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समता पार्टी के द्वारा दिया गया। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका या संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ देश दिया गया है और दूसरा तरफ दिया गया है संवैधानिक स्रोत। ठीक है, संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। तो आइए मिलान करते हैं। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और एवं बंधुत्व। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है कानून निर्माण की विधि। ठीक है, और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यहाँ पे हमने 24 का एकदम करेक्ट मिलान कर दिया है। ठीक है, आप उत्तर देख लेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम जो मंत्रिपरिषद के लिए लाया गया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन 2003 में लाया गया था 51वां संविधान संशोधन जो मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीके कौन सा तरीका शामिल है? संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके में कौन सा तरीका शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी तरीका। वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और बहस और वाद विवाद, ये सभी के सभी तरीका इसमें शामिल है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आइए देखते हैं क्या है। तो संसद विधि के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत विधि कर सकती है और संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के द्वारा प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन 1973 ईस्वी में आया केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम धातु का अयस्क है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउट्स ने। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। अम्ल वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, बिल्कुल सही है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जो गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ओजोन परत सूर्य के औरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे औरक्त किरण नहीं होगा बल्कि कि पैरावैग्निक किरण होगा। ठीक है, पैरावैग्निक किरण जो होता है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, क्या तो ओजोन परत जो होता है वह पैरावैग्निक किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। पैरावैग्निक किरण बहुत ज़्यादा हानिकारक किरण होता है जो मनुष्य के चर्म रोग में कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिक्तिका। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा कि फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलेरा का उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलेरा किस रोग का उदाहरण होता है, तो यह होता है जल जन्य रोगों का उदाहरण होता है। ठीक है, टाइफाइड और कॉलेरा बीमारी जो होता है वो किससे होता है, तो जल जन्य रोगों से होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं थोड़ा तेजी में प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि तिलचट्टे के पास होते हैं, कॉकरोच के पास होते हैं तो 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेंचुरीमीटर को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो वायलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, कब देख पाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब प्रकाश वस्तु पे पड़े और आंखों की तरफ आए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है, प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कथन 1 कि किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो आइए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 45 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
पार्श्व विद्योतक उत्तक के कारण होता है। पौधे की मोटाई कैसे बढ़ती है? तो पार्श्व विद्योतक उत्तक के कारण होता है। और पौधे की लंबाई कैसे बढ़ती है? तो शीर्ष विद्योतक उत्तक के कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। और मोटाई पार्श्व विद्योतक उत्तक के कारण बढ़ता है, ठीक है, अथवा कैम्बियन के कारण, ये दोनों के कारण, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक नाभिक बनाया जाता है। नाभिक संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न की जाती है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस क्रांति से संबंध है टेनिस कोर्ट की शपथ, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिक की मदद की थी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश की मदद की थी, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51 को। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए हम मिलान करते हैं इसको। इसका उत्तर हो जाएगा, पहले हम इसके उत्तर को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसके मिलान को देख लेते हैं। बहिष्कृत भाषा, बहिष्कृत भारत, ये कब आया था? तो 1927 में आया था, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये कब आया था? तो 1924 में आया था। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ये कब आया था? तो 1942 में आया था। और अखिल भारतीय परिसंघ, यह कब आया था? तो 1932 में आया था, ठीक है। करेक्ट हमने मिलान कर दिया है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया था, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को गतिविधियों को क्रमानुसार सजाएं। तो आइए हम इसको सजाते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था मनिका तल्ला षड्यंत्र। कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद हुआ था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो 1912 में फेंका गया था। उसके बाद क्या हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद क्या हुआ था? कामागाटो मारू की घटना हुआ था। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेंगे, मिलान हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 56 की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह का
अन्य नाम जो था वह राम मोहम्मद सिंह आज़ाद था। ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएंगे कि उधम सिंह ने सन 1940 ईस्वी में किसको किसको मौत की घाट उतार दिया था। ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था। ठीक है, स्नानागार का मतलब क्या होता है कि उस समय नहाने वाले घर को स्नानागार कहते थे। और अन्नागार का क्या अर्थ होता है? अन्नागार मतलब जो जिसमें हम अन्न रखते थे, अनाज रखते थे। ठीक है, और नहाने वाले जगह को स्नानागार कहते थे। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं, इसके परिमाप को। तो इसका परिमाप हो गया आपको 11.88 मीटर लंबाई थी इसकी, और 17.08 मीटर चौड़ाई थी इसकी, और 2.43 मीटर गहराई थी इसकी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हम देखते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे? तो गौतम बुद्ध और महावीर एक दूसरे के समकालीन थी। गौतम बुद्ध और महावीर एक दूसरे के समकालीन थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि दोनों का जन्म गया जिले में हुआ था। क्या दोनों का जन्म गया जिले में हुआ था? नहीं, तो ये गलत बात है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं सदी में किसका दरबारी कवि था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। कौन? तो फिरदौसी, उत्वी, ये सब था फिर मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। यह किस वंश से थे? तो यह तुलुप वंश से थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 हिस्सा था। ठीक है, 1/3 हिस्सा था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवन को माना जाता था। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक, एक तरफ दिया गया लॉ एस्क और दूसरा तरफ दिया गया है राज्य। ठीक है, तो आइए हम इसके मिलान को देखने से पहले इसके उत्तर को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बादाम पहाड़ यह कहाँ पड़ता है? तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और दल्ली राजहरा ये कहाँ पड़ता है? तो यह झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और कुदेंद्र मुख्य यह कहाँ पड़ता है? तो यह कर्नाटक में पड़ता है। और नुआ मुंडी यह कहाँ पड़ता है? तो यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। तो वायुमंडलीय आपदा है बर्फानी तूफान। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पंपास अर्जेंटीना बिल्कुल सही है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है, लानोज या चिली बिल्कुल गलत है। लानोज कहाँ का है? तो यह वेनेजुएला का है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों एवं शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर को हम भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचंद्र के समय। ठीक है, अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था।
तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रेटेशियस युग में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा से संबंधित है मंदाकिनी नदी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के तट पे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वींसलैंड पे। कहाँ? तो क्वींसलैंड के समीप स्थित है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी के किनारे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। तो आइए हम इसके उल्टा देखते हैं। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर बोल रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो आइए हम उल्टा देखेंगे ताकि समझ में आएगा कि सबसे उत्तर में कौन पाया जाता है। तो सबसे उत्तर में पाया जाता है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण क्रम रहा। अब दक्षिण से देखेंगे उत्तर की ओर, तो सबसे पहले सबसे नीचे पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महासागर। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का खोज कौन किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था? तो सन 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश, ये सब का सब जैव विविधता के विनाश का कारण बनता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। दोस्तों जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं थोड़ा सा कमेंट में बताने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 75, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक में है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र किस ग्रैंड बैंक में है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा मछली पाया जाता है, जिसको हम ग्रैंड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह कहाँ पे पाया जाता है? तो कनाडा के आसपास उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के आसपास पाया जाता है सबसे ज़्यादा मछलियों का सैलाब। ठीक है, जिसको हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है एक तरफ दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा तरफ दिया गया है राज्य, मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। नामदफा, नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार, पेरियार कहाँ है? तो पेरियार है आपको केरल में। ठीक है, और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। काबुल लामजाओ यह कहाँ है? तो मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल लामजाओ। काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। ठीक है, जिससे पहले भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 77 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। क्या? तो मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत का भी रैंक कितना है? तो भारत के इसमें रैंक है 130, यानी 130 रैंक है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि आधुनिकीकरण शामिल है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और बी दोनों। ठीक है, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि UNCED का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यानी फुल फॉर्म क्या होता है UNCED का? तो
तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ठीक है, इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश ही पूछ रहा है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसका UNCED। तो उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकती है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं। ठीक है, कौन सा दर, तो वह दर जिस पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक RBI से रातों रात धन अतिरिक्त राशि उधार लेते हैं तो वह किस दर पे लेते हैं, तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर पे लेते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25.2%। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 83 हो जाएगा वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में की गई थी वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 कह रहा है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। बिल्कुल करेक्ट है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि अपिक्को आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। तो ये गलत है। ठीक है, अपिक्को आंदोलन तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, कर्नाटक में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 सत्य नहीं है। ठीक है, एक सत्य है बिल्कुल। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उत्तर हो जाएगा सितार वाद्य यंत्र से है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 86 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं, एक तरफ दिया गया देश और दूसरा तरफ दिया गया राजधानी। साइप्रस की राजधानी निकोसिया होती है, बिल्कुल सही है। कंबोडिया की राजधानी न्यून पी होती है, बिल्कुल सही है। और अम्मान की राजधानी मस्कट होती है और सीरिया की राजधानी दमिश्क होती है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ओमान की राजधानी अम्मान, यह गलत है। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या होगी, तो मस्कट होगी, यह सम्मिलित नहीं है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89 को। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि चेर्नोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा चेर्नोबिल में परमाणु दुर्घटना हुई थी सन 1986 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90 को। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है, हिंदी का है, संधि से प्रश्न है। ठीक है, दिए गए शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं तन्मय का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तत्व जोड़ मय यानी तन्मय। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गुलर का फूल दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत किसी को नहीं मिलता है। ठीक है,
मतलब दिखता भी नहीं है गुल्लड़ का फूल, और जहाँ गिर जाता है वो तो राजा राजा हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वस्तु है। ठीक है, जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92 को। प्रश्न नंबर 92 है कि निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो आइए हम देखते हैं सुख और दुख। सुख और दुख में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। प्रश्न नंबर 93 अंग्रेजी का है, आइए हम इसको देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड। ठीक है, दिया गया है द आर्चर्स मिस्ड द डैश बाय एन ईच, तो उत्तर हो जाएगा एम। ठीक है, द आर्चर मिस्ड द एम बाय एन ईच। ठीक है, अंग्रेजी का अब देख लेंगे इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 भी अंग्रेजी का ही है। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। कह रहा अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंट्रेट्स, इंग्लिश है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। प्रश्न उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 95 को। प्रश्न नंबर 95 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 95 कह रहा है मैथ्स से है। ठीक है, मैथ्स से भी आप देख लेंगे। ठीक है, हम आपको दिखाते हुए चलते हैं, इसका उत्तर हम लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 95 को ऑप्शन नंबर ए, 5:12। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 96 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 96 भी मैथ्स का है। ये मान निकालना काफ़ी आसान है, आप निकाल देंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपको इसमें, उत्तर हो जाएगा आपको 5। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 97 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, ये 97 का उत्तर हो जाएगा आपको 48 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 है, इसका उत्तर हो जाएगा आपको 40 रुपये। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न दिया गया, आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 99 दिया गया, इनमें कौन सी संख्या अगली संख्या होगी, तो उत्तर इसमें कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या है जो अलग है, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा जो अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 है जो अंतिम हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन है, तो इसको हम देख लेते हैं। आइए, परसों अगर बुधवार है तो आज कौन सा दिन है, तो हम पहले आज देख लेंगे, उसके बाद कल और परसों। तो परसों बुधवार है, वेडनेसडे है, तो आज है, आज मंडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे हो जाएगा और फिर वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।